नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल में लॉर्ड कॉर्नवालिस की, जिनका जो अपना प्रशासनिक समय रहा है वो 1786 से 93 और ये 1805 में पुनः नियुक्त हुए थे रहा है। इनके बारे में आगे बात करने से पहले आपसे कहना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो और उसका कंटेंट समझ में आता है, पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बिल्कुल हम इसी क्रम में लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि इस सीरीज़ का यह हमारा थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हमने पहले वीडियो में बंगाल के प्रमुख गवर्नर के बारे में बात करी थी और जब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तो उसके अंतर्गत हमने वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करी थी। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आपको फिर बताना चाहेंगे कि ये वाला टॉपिक अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पेपर उठा के देखे हैं तो आपने गवर्नर जनरल से संबंधित क्वेश्चन ज़रूर देखे होंगे। जैसे कि जो इंटरनेशनल कांग्रेस नहीं, जो INC था, जो कांग्रेस का गठन हुआ था वो किस गवर्नर जनरल के टाइम पीरियड में हुआ था। तो इस प्रकार से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम हालांकि इसके ऊपर लास्ट में एक वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे जिसमें विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे जो गवर्नर जनरल से रिलेटेड है। चलिए तो हम इसी क्रम में बात करते हैं बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल के बारे में। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों जब हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर कई टर्म्स चेंज होगी। कभी गवर्नर जनरल के भी पद को आगे चेंज कर दिया जाएगा, उसे कुछ और नाम से कहा जाएगा। तो अंतिम और प्रथम जनरली इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खैर हम उसको जब टाइम आएगा तब बात करेंगे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वीडियो नंबर 2 में हमने इनकी बात करी है और आज हम बात करेंगे इनके बाद जो प्रमुख गवर्नर जनरल बने जॉन मैकफर्सन की और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। उसके बाद हमें इनके बारे में भी पढ़ना है जिसके नाम हमने यहाँ पर दे रखे हैं। जॉन शॉ, लॉर्ड वेलेस्ली, सर जॉर्ज वॉरलो, लॉर्ड मिंटो प्रथम। इस प्रकार से हमें इतने सारे गवर्नर जनरल को पढ़ना है और लास्ट में माउंटबेटन की हम बात करेंगे। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय ये रहे थे। ठीक है, तो बिल्कुल अब हम आप समझ गए होंगे कि हमको ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जब हम इसकी कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें इसकी सीरीज़ वगैरह याद हो जाएगी। हम लास्ट में इसका आपको शॉर्टकट भी बताएंगे कि इसको किस प्रकार से याद रखना है हमको सारे गवर्नर जनरल को सीक्वेंस में। चलिए तो अब हम बात करते हैं जॉन मैकफर्सन की। हमें पता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो गवर्नर जनरल रहे थे 1774 से 85 के बीच में। तो इस 85 के बीच में रहे थे और फिर क्या हुआ था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है जिसके विरोध में जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे वो इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, और हमने इसको बताया था कि जब इस्तीफा दे देते हैं तो और इंग्लैंड चले आते हैं तो बर्क के द्वारा इन पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है। हालांकि वो आरोपों से बरी कर दिए जाते हैं। तो इसके बाद जो है जॉन मैकफर्सन को बनाया जाता है। इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है और इनका जो समय होता है, शासन अवधि हम कहें अगर, तो वो होता है 85 से 86, अर्थात 1 साल के लिए अस्थायी तरीके से नियुक्त होते हैं। इसके बाद जो है परमानेंटली जो नियुक्त किया जाता है वो किया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जो कि 1785 से, क्योंकि 85-86 में तो वो रहे थे, तो 1786 से 86 से 93 तक जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस रहे थे। इसके बाद जो 1805 में फिर से इनकी नियुक्ति होती है लेकिन इनका फिर डेथ हो जाता है। तो हम इनके बारे में बात करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस की अगर हम बात करें तो इन्हें नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें इनका याद रखना है। या हम कहें सिविल सेवा का जन्मदाता है ये। ठीक है, सिविल सेवा के जन्मदाता है, पुलिस सेवा के जन्मदाता है। अर्थात इन्होंने प्रशासनिक जो लेवल होता है उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन किए थे, इसलिए इन्हें प्रशासनिक सेवा का, सिविल सेवा का जनक जो है कहा जाता है। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके अतिरिक्त अगर हम एक शब्द में या एक दो लाइन में बात करें कि भाई आप हम इतना वीडियो जो भी हमारा भी इसका समय रहेगा उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, तो आप इसकी मुख्य रूप से 2-3 बातें बता दीजिए जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, न सिर्फ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे, आगे हम इसकी बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि इन्हें सिविल सेवा या पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है, इन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए थे और इनके द्वारा एक कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया था, ठीक है। तो उसके बारे में बस इतनी बातें आप याद रख लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अब हम इनके बारे में एकदम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो इनकी उपलब्धियां हम देखते हैं कि इनकी किस प्रकार से राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक उपलब्धियां रही हैं, क्योंकि ये गवर्नर जनरल थे तो कई सारे इनको पावर दिए गए थे। तो इनके समय में जो है प्रसिद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, हम पढ़ चुके हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तो बिल्कुल अगर आप जो भी हम युद्ध जब पढ़ेंगे तो आपको सन याद रहेंगे। तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 के बीच में हुआ था, इनके टाइम पीरियड की प्रमुख घटना है। जब ये गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त हुए तो इन्होंने कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया और इन्होंने भूमि कर सुधार किया, जिसको स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, और ये आया था 1793 में। अगर हम स्थायी बंदोबस्त के बारे में बात रखें, अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त आए थे, इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था भी थी, देश में महालवाड़ी भी थी। हालांकि वो दूसरे व्यक्ति लेकर आए थे, तो उनकी बात हम एक अलग से वीडियो में करेंगे सारी व्यवस्थाओं के बारे में। लेकिन हम स्थायी बंदोबस्त की अगर बात करें तो आपको इसका टाइम पीरियड अर्थात इसका सन याद रखना है। कौन लेकर आए थे? तो इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे। क्या होता था इसके अंतर्गत कि जो इसमें जो गवर्नर जनरल था, जो कॉर्नवालिस था, वो जमींदारों के साथ जो है एक प्रकार का एग्रीमेंट करते थे, एक प्रकार का स्थायी रूप से अनुबंध करते थे। स्थायी रूप से अनुबंध करने के कारण इसको स्थायी बंदोबस्त का नाम दिया गया। और बंदोबस्त में क्या होता था कि जमींदारों से उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया और कहा कि भैया हमें इस भूमि के लिए इतना टैक्स चाहिए, और कितना टैक्स चाहिए? जितना तुम कमा रहे हो उसका 90% हमको चाहिए। यहाँ पर पॉइंट ऑफ किया हुआ है हमने कि 90% जो है कंपनी, अर्थात उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेजों का यही जो है प्रशासनिक मॉडल था। कंपनी को दो और 10% अपने पास रखो। और उसके हिस्से के रूप में अगर बात की जाए तो जो 11 हिस्सा है उसका 10/11 कंपनी को जाना चाहिए और 1/11 केवल आप अपने पास रख सकते हो। तो ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेशली याद रखना है कि जमींदारों को जो है भूमि का स्वामी माना जाता था, और जो जमींदार होते हैं वो किसानों से जो है कर वसूलते थे, और जमींदारों को जो है जो जमींदार होते थे उसको भूमि का मालिक माना जाता था। जमीन की खरीद बिक्री का भी अधिकार उनको दे रखा था। लेकिन यहाँ पर आगे आने वाले समय में फिर क्या हुआ, 1794 में सूर्यास्त कानून को लाया गया अंग्रेजों के द्वारा। सूर्यास्त कानून के तहत ये कहा गया कि भाई आप निश्चित तिथि की शाम तक जमींदार भू राजस्व हमको दे दो। मतलब जमींदारों को भू राजस्व किसको देना था? अंग्रेजों को देना था, कंपनी को देना था। अगर आप नहीं दे पाओगे तो आपकी जमींदारी या कि हम क्या कर देंगे, नीलाम कर देंगे। जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो जमींदारों के ऊपर भी प्रेशर रहता था, और फिर वो प्रेशर जो है डबल वो किस पे आरोपित करते थे? कृषक पे आरोपित करते थे। चाहे अकाल पड़ा हो, भूमि बंजर हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं होता था। पूर्ण रूप से शोषण किया जाता था, गरीब और गरीब हो जाता था, ठीक है। तो ये जो है इनके स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी। आप सोचिए कि 90% टैक्स देना पड़ रहा है और 10% रखना पड़ रहा है, वो भी जमींदार रख रहा है, तो किसानों को किस प्रकार से निचोड़ता होगा, समझ सकते हैं। स्थायी बंदोबस्त के बारे में अगर हम बात करें तो इस योजना को जो है जॉन शोर ने बनाया था, एकदम बिल्कुल लूटने की सारी जो भी है योजना बना रखी थी अंग्रेज़ों ने। और इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, जो उत्तर प्रदेश का बनारस डिवीज़न था, एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू थी।
आपको बताना चाहेंगे कि जो मद्रास है फाइनली, अगर हम जो बात करें, काफ़ी बड़ा एरिया था उस समय का, तो यहाँ पर जो दूसरा मद्रास मतलब बाकी का इसका एरिया है, वहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। रैयतवाड़ी क्या है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो जो है इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे। और इसका जो उत्तरी जिला था वहाँ पर जो है स्थायी बंदोबस्त की जो है योजना लागू थी। और जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे से मतलब ये है कि किसानों से उनको कितना क्या लेना है ये तुम जानो, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को तो उनको 90% देना ही है। और सूर्यास्त कानून के बाद तो दे रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम दूसरा ढूंढ लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें होती थी। तो ये स्थायी बंदोबस्त की जो योजना है कौन लेकर आए थे, तो कॉर्नवालिस लेकर आए थे, याद रखना है। अगर हम कॉर्नवालिस की बात करें तो इनकी समाधि गाजीपुर में है। यहाँ पर स्पेस था तो हमने बता दिया। ठीक है, तो याद रखना है कि इनकी समाधि कहाँ पर है, गाजीपुर में है। और गाजीपुर कहाँ है, कमेंट करके आपको बताना है। चलिए, अब प्रशासनिक सुधारों की अगर हम बात करें तो सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और इन्होंने क्या करा, जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने तो ग्रामीण जमींदारों के पुलिस अधिकारों को समाप्त कर दिया तथा अंग्रेज दंड नायकों की नियुक्ति की। इसकी सहायता के लिए दरोगा एवं पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। पुलिस व्यवस्था में इन्होंने सुधार हेतु कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया और उन्हें पुरस्कार देने का प्रस्ताव किया। इसलिए इनको पुलिस सेवा का भी हम जन्मदाता या पुलिस सुधार का भी जन्मदाता मानते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अप्रिशिएटिंग पॉइंट था। ठीक है, अगर आप कर्मचारियों का वेतन बढ़ा रहे हो, उसको पुरस्कार दे रहे हो, तो सिंपल सी बात है वो ईमानदार रहेगा। किसके प्रति, जो भी उसका ऑनर है, मालिक है, उसके प्रति ईमानदार रहेगा। इसने क्या करा, जब ये बना तो जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए। हालांकि बाद में वो किस प्रकार से लेते हैं, अधिकार भी ले लिए जाते हैं। चलिए, अभी तो इन्होंने कलेक्टर को सारे अधिकार दे दिए। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। अब हम इनके न्यायिक सुधारों की बात करते हैं तो इसने आधुनिक न्याय प्रणाली को स्थापित किया। दीवानी अदालतों में क्रमिक न्याय प्रणाली को लागू किया, जिसमें क्रमशः 50 व 200 रुपये के निचले स्तर पर मुंसिफ एवं रजिस्ट्रार न्यायालय होते थे। इसने क्या करा, जिला कलेक्टर के दीवानी अदालतों तथा कुछ सीमित मामलों में फौजदारी मामलों पर न्याय करने का अधिकार दे दिया। किसको, कलेक्टर को। और जिले के दीवानी तथा फौजदारी मामलों के लिए जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की। अब दीवानी और फौजदारी मामले क्या होते हैं हम आपको बता चुके हैं वीडियो 2 में, कि दीवानी मामले जनरली जो होते हैं अपने अधिकारों से संबंधित होते हैं, जैसे किसी प्रकार का एग्रीमेंट हो गया या व्यक्तियों के अधिकारों के हनन की बात हो, संपत्ति का हस्तांतरण या अधिकार की बात हो, तो इस प्रकार के जो केसेस होते हैं वो सिविल मैटर में आते हैं। और इसके अलावा जो फौजदारी मामले होते हैं, इसको हम आपराधिक मामले के नाम से भी जानते हैं। इसमें हत्या, मारपीट, डकैती, रेप वगैरह जैसी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये फौजदारी मामले होते हैं। तो इसके लिए क्या करा, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करी। और देखिए, जो एक क्रम से जो गवर्नर जनरल या अंग्रेजों ने परिवर्तन किए थे थोड़े बहुत, वो हमारा ही जो है आधार बन गए हमारी शासन प्रणाली का, आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो। चलिए, भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें बना दी। ठीक है, 4 भ्रमण करने वाली अदालतें बना दी, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। इसने अपने न्यायिक सुधारों को क्या करा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसने अपने जो भी न्यायिक सुधार थे कि क्या क्या हो सकते हैं उसको 1793 तक सुधार किया। और अंतिम रूप से जो है कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत की। जैसे कोई एक्ट, नियम होता है ना सर, कोई कानून पास होता है, उसी प्रकार से इसने अपना एक संहिता बना दी, एक जो है एक्ट बना दिया। और इसमें जो कि किस पे बेस्ड था, तो शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था, अर्थात कर और न्याय व्यवस्था को अलग कर दिया। जैसे आज भी हमारे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे को किस प्रकार से कंट्रोल करके रखती है। तो इसने भी कर और न्याय को अलग कर दिया। इसके तहत कलेक्टर की न्याय तथा फौजदारी शक्तियां वापस ले लिए। देखो भैया, हमने शुरू में क्या कहा था, प्रशासनिक सुधार में इसने क्या करा, जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए। और बाद में फिर जब इसने 1793 में अपना कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया तो कलेक्टर की न्याय तथा फौजदारी शक्तियां वापस ले ली और उसके पास केवल टैक्स कलेक्शन का ही पावर था। ओनली कर संबंधी शक्तियां ही उसके पास थी।
चलिए दोस्तों, तो आज के वीडियो में हमने किसकी बात करी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करी। आपको ये याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट इनके बारे में यही याद रखना है कि इन्होंने जो है स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू करी। और स्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ पर था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस डिवीज़न, मद्रास का उत्तरी जिलों में, केवल कुछ जिलों में था। ये आपको याद रखना है, इन्होंने कॉर्नवालिस कोड जो है लागू किया। और बस वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। सो फ्रेंड्स, अब इसके बाद के जितने भी गवर्नर जनरल हैं हम उनकी बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।